F5। ठीक है, यहां तक क्लियर होने के बाद मैंने लास्ट टाइम बताया था, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं इस कॉइल में, दैट इज गिवन बाय ZPH, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स ZPH हो गए। अब हमें ये चीज पता है कि दैट अगर एक टर्न है तो हमारे पास एक टर्न में दो कंडक्टर होते हैं, एक ये। ठीक है, तो फॉर एवरी वन टर्न वी हैव टू कंडक्टर्स, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स अगर ZP है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी, 2 टाइम्स TPH। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इवेल्युएट करें एवरेज EMF इन वन कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन, तो अगर हम एवरेज EMF पर फेज इन वन रेवोल्यूशन अगर इवेल्युएट करें, ठीक है, एवरेज एवरेज पर रेवोल्यूशन पर फेज, अगर हम फेज की बात करें तो कितना हो जाएगा, फेज के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर ZP है, यानी कि 2TPH, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 45 TPH। ये होता है हमारे पास एवरेज वैल्यू। दिस इज नॉट विजिबल ना, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम निकालें E एवरेज पर रेवोल्यूशन पर फेज, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एक फेज में हमारे पास ZPH कंडक्टर्स हैं, तो ट्वाइस 5F multiplied by twice TPH is equal to 4F 5 TPH। ठीक है, जहां सिंबल्स अपने यूजुअल मीनिंग्स पे हैं। क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये इवेल्युएट हो गया, इसके बाद हमें एवरेज वैल्यू मिली है, तो हमारे पास एक चीज है, अगर हमें RMS वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर, यही होता है। तो यहां से अगर हमें RMS वैल्यू चाहिए ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन वन फेज, तो क्या हो जाएगा, दैट इज फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू को मैं फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंड साइनोसॉइडल के लिए आपने फॉर्म फैक्टर की वैल्यू इवेल्युएट करी थी एज 1.11, तो फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय दिस 4 into 5F TPH, तो EMF इक्वेशन हमारे पास हो जाती है 4.44 F5 TPH। ठीक है, तो दिस इज माय एवरेज EMF इंड्यूस्ड, बट अंडर वन सॉरी, इसमें भी अभी क्या है, दो कंडीशंस लगी हुई हैं। ठीक है, अब वो दो कंडीशंस क्या हैं, हमने माना था कि जो हमारी वाइंडिंग है पूरी वो एक ही स्लॉट के अंदर है। ठीक है, यानी कि हमारी जो वाइंडिंग है कुछ स्लॉट्स के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि हमने अपनी वाइंडिंग को तीन फेजेस, तीन स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे तीन फेजेस, तीन उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। तो ये है द ERMS पर फेज। ठीक है, अंडर टू कंडीशंस, पहली कंडीशन, द कंडक्टर्स आर अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, लिख सकते हो यहां पे आर अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड यानी कि सारे के सारे कंडक्टर्स यहां डाल देना है, एक ही स्लॉट के अंदर सारे कंडक्टर्स हो एक फेज के, दूसरा दूसरे फेज में, तीसरा तीसरे फेज में, अलग अलग नहीं होने चाहिए। सेकंड कंडीशन इज, जो दूसरी कंडीशन है, द वाइंडिंग इज शॉर्ट, सॉरी फुल पिच्ड।
ठीक है, ये दो चीजें होती हैं, यानी कि कंडक्टर्स हमने क्या अज्यूम किए हैं, दैट द कंडक्टर्स आर कंसंट्रेटेड एंड द सेकंड थिंग इज वाइंडिंग इज फुल पिच्ड। तो इस कंडीशन में हम ये ईएमएफ इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन सिंस आप क्या है को कोर वैल्यू इवैल्यूएट करनी है ईएमएफ जो एग्जैक्टली इवैल्यूएट होगी जब हम ये सारी कंडीशंस हटा देते हैं, तो यानी कि इन सारी कंडीशंस के बिना। ठीक है, तो इन कंडीशन की वजह से जब हमने क्या किया, कंडक्टर्स को कंसंट्रेटेड अज्यूम किया, तो सारे के सारे कंडक्टर्स यहां थे। अब हम अज्यूम करेंगे कि हमने कंडक्टर्स को एंटायर पेरीफेरी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो जब हमने एंटायर पेरीफेरी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास एक फैक्टर प्रोड्यूस हुआ दैट इज नोन एज के डब्ल्यू, या के डीबी के नाम से भी जानते, सॉरी के डी के नाम से भी आप जानोगे, किसी बुक में के डी के नाम से होगा, किसी बुक में कुछ किसी और नाम से भी हो सकता है। ठीक है, एंड फुल पिच्ड वाइंडिंग, वाइंडिंग को फुल पिच करना, वो भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि ये फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है। अगर हम वाइंडिंग को शॉर्ट पिच कर देते हैं तो उसका भी हमारे पास बेनिफिट होते हैं, एंड दो बेनिफिट्स मिलते हैं, एक नहीं दो। तो हम कोशिश करते हैं हम वाइंडिंग को शॉर्ट पिच रखते हैं, इसकी वजह से एक फैक्टर आता है हमारा केसी। तो हमारे पास जो ईएमएफ इक्वेशन डेवलप होती है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं के डब्ल्यू, द वाइंडिंग फैक्टर्स। यानी कि जितनी भी ईएमएफ डेवलप हुई है सिस्टम में, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय के डब्ल्यू, वेयर के डब्ल्यू की वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। ये वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी। तो हमारा क्या होगा, जो एवरेज आरएमएस वैल्यू पर फेज है वो हमेशा कम आएगी एग्जैक्टली कंपेयर टू द दिस वैल्यू। ठीक है, तो हमेशा वाइंडिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने वाइंडिंग को क्या किया है, दो फैक्टर से डिस्ट्रीब्यूट किया है। या तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वाइंडिंग को, या फिर हमने क्या किया, शॉर्ट पिच कर दिया। तो अभी ये क्या चीजें हैं, मैं इन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब एवरेज ईएमएफ का ही नेक्स्ट पार्ट आता है पीपीटी। भी आप देख सकते हो साइडवेज जो पीपीटी चल रही है मेरी, उस पीपीटी में हम नेक्स्ट स्लाइड मैंने पोर्ट्रे की हुई है, नेक्स्ट स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर केसी, या फिर केसी को हम केपी भी कहते हैं, दैट इज पिच फैक्टर। ठीक है, कहीं कहीं केसी भी देते हैं, कॉइल फैक्टर। केसी और केपी एक ही चीज है, दैट इज पिच फैक्टर। ठीक है, अब क्या है ये पिच फैक्टर। ठीक है, अगर वाइंडिंग, ध्यान देना, अगर वाइंडिंग के दोनों कंडक्टर्स कुछ इस तरीके से प्लेस हैं कि एक नॉर्थ पोल में आ रहा है एग्जैक्टली और एक एग्जैक्टली साउथ पोल में आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल इज 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अभी हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल एंगल एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एंगल। ठीक है, तो 180 इज एग्जैक्टली 180 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो हम इस वाइंडिंग को कहते हैं फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, अब इससे होता क्या है, अगर मैं मान लेता हूं इस वाले कंडक्टर में, कंडक्टर 1 में ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है ऑफ एम्पलीट्यूड EC1, अगर मैं इसको कंडक्टर नंबर 1 मानता हूं, इसको कंडक्टर मानता हूं E2। ठीक है, तो एग्जैक्टली 180 डिफरेंस के बाद जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी दैट विल बी ऑफ सेम नेचर। क्यों, क्योंकि दिस इज अंडर साउथ पोल पोलैरिटी, दिस इज अंडर नॉर्थ पोल पोलैरिटी, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो ओरिएंटेशन अगर मैं मैप करूं, ये एंगल एंड ये एंगल, तो टोटल ईएमएफ क्या प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी EC। ठीक है, तो इस केस में फुल पिच वाइंडिंग यानी कि KC अगर हम इवेल्युएट करें, और KP, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KC, KC इज एग्जैक्टली इक्वल टू
द वैल्यू ऑफ EC अपॉन EC1 प्लस EC, सॉरी उल्टा हो गया, द वैल्यू ऑफ EC मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ EC1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ EC2, ये होता है, सॉरी, ठीक है। यानी कि क्या है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इवैल्यूएट करना, दोनों का ऐड करना मस्ट बी। तो पिच फैक्टर क्या है, जब मैंने वाइंडिंग को मतलब फुल पिच किया है उस टाइम पे EMF ये प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब वाइंडिंग को मैंने शॉर्ट पिच कर दिया तो EMF मेरा ये प्रोड्यूस होगा। तो इट इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ द EMF प्रोड्यूस्ड व्हेन द वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच्ड अपॉन द EMF प्रोड्यूस्ड इन फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। तो या तो हम फुल पिच वाइंडिंग लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम फुल पिच नहीं लिख रहे हैं तो हमें केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म का देखना है, यानी इन कॉइल जो इंडिविजुअल कॉइल है या कंडक्टर्स हैं, इन कंडक्टर्स की एवरेज वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस करना है, मैग्नीट्यूड प्लेस करना है। बट अगर हम देखें कि अगर कुछ एंगल से शॉर्ट पिच कर देंगे तो शॉर्ट पिच की वजह से फेज एंगल पे फर्क पड़ता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेकेंड केस में हमने ये किया, वाइंडिंग को कर दिया हमने शॉर्ट पिच। तो वाइंडिंग को शॉर्ट पिच किया कैसे जाता है, अब एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, आपने एक कंडक्टर यहां प्लेस किया, एक कंडक्टर थोड़ा सा साउथ पोल से पहले प्लेस कर दिया, तो आपका टोटल एंगल कहां आना था, यहां आना था, दैट इज 180 डिग्रीज, ठीक है। बट आपने क्या किया, एक एंगल अल्फा से इस वाइंडिंग को शॉर्ट पिच कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से बना लो। तो हमने क्या किया, करंट यहां से गया और यहां से आ गया, एंड यहां से फाइनली वैल्यू इवैल्यूएट हो गई। तो इसमें जो EMF प्रोड्यूस हुई दैट इज EC1, इसमें जो वैल्यू प्रोड्यूस हुई दैट इज EC2, ठीक है। बट ओनली यही डिफरेंस नहीं होगा कि EC1 प्रोड्यूस हो गई, EC2 प्रोड्यूस हो गई। जब हमने इस वाइंडिंग को शॉर्ट पिच किया तो ये जो एंगल है, ये एंगल भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल कैसे होगा, ये ले लिया हमने EC1, हमने एक अल्फा एंगल से शॉर्ट करने की वजह से मेरा ये जो फेजर यहां बनना था वो अब मेरा अल्फा एंगल से शॉर्ट हो गया, दैट इज EC2, ठीक है। अल्फा एंगल से मेरा एंगल शॉर्ट हो गया, तो अब मेरा जो रिजल्टेंट EMF प्रोड्यूस होगी दैट इज द फेजर सम ऑफ द EMF, दैट इज EC, ये EMF प्रोड्यूस होगी। इस केस में आप देख सकते हैं जो EMF प्रोड्यूस, अगर मैं इस वाले फेजर को लेके जाता हूं यहां पे, तो ये मेरा EMF प्रोड्यूस होगी एग्जैक्टली। तो हमारी KP क्या हो गई, अब इस केस में पिच फैक्टर से जब हमने छोटे की वाइंडिंग को, तो द EMF इज रिड्यूस्ड कंपेयर टू दिस वैल्यू, एंड जो मैग्नीट्यूड रहेगा इसका एज वेल एज इसका, वो दोनों सेम रहेगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2F5, यही तो था एक कंडक्टर के अंदर EMF प्रोड्यूस होना, ठीक है। तो एक कंडक्टर में EMF जो प्रोड्यूस हुआ इसमें भी और इसमें भी सेम मैग्नीट्यूड का हुआ, लेकिन क्या हुआ, जब हमने अल्फा एंगल से शॉर्ट किया तो अल्फा एंगल से शॉर्ट करने के बाद वो अल्फा एंगल से रोटेट हो गया। तो अल्फा एंगल से जैसे ही रोटेट हुआ तो यहाँ पे जो EMF प्रोड्यूस होनी थी इन दोनों का फेजर सम बन गया, एंड EC इज नाउ माय रिजल्टेंट, ये कह लो द रिजल्टेंट EMF व्हेन द वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच, लेकिन दिस वैल्यू रिमेन्स सेम, ठीक है। तो इस चीज का समझ में आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय पिच फैक्टर। अब इससे होता क्या है, इससे फायदा क्या है, ठीक है। अब देखो, जब हमने स्ट्रक्चर बनाया, एग्जैक्टली हमारी मशीन राउंड स्ट्रक्चर की होती है, एक कंडक्टर हमने यहां प्लेस करना है तो दूसरा 180 डिग्रीज यहां प्लेस करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूं, इस वाइंडिंग को मैं इधर प्लेस करता हूं तो मेरा कंडक्टर लेंथ इज रिड्यूस्ड, क्यों, क्योंकि मेरे को कंडक्टर यहां से घुमा के लाना पड़ता है, मैं स्ट्रेट नहीं ला सकता हूं क्योंकि बीच में मेरी क्या है, शाफ्ट, मुझे हमेशा घुमा के लेके आना पड़ता है। एज अ रिजल्ट दिस डिस्टेंस इज बीइंग सेव्ड, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज बीइंग सेव्ड,
ठीक है, पहली चीज मैंने क्या किया, इससे फायदा क्या हुआ, कंडक्टर की सेविंग की थोड़ी सी, ठीक है। शॉर्ट पिच होने से फायदा क्या हुआ, पहला हमें फायदा हुआ जब हमने वाइंडिंग को छोटा किया तो उससे हमें कंडक्टर की सेविंग हुई। सेकंड जो फायदा था हमारा जो हुआ, दैट वाज सेकंड जो हमारा फायदा है इस कंडक्टर की सेविंग का, सॉरी शॉर्ट पिच का, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स, एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स, ठीक है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि क्या होती है हार्मोनिक्स एंड कैसे हम इन चीजों को एलिमिनेट करते हैं। तो बाय रिड्यूसिंग द वाइंडिंग बाय पर्टिकुलर एंगल्स, ठीक है, इन एंगल्स को एक पर्टिकुलर डिग्रीज में जब हम रिड्यूस कर देते हैं उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, कुछ हार्मोनिक्स का एलिमिनेशन मिलता है, विच इज अगेन अ बेनिफिट फॉर अस, ठीक है। तो इसलिए हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग को भी प्रेफर करते हैं। एंड जो हमने कंडक्टर सेविंग किया है, ठीक है, अगर आप देखो कॉस, सिंपली ले लेते हैं कॉस का, अगर हम देखते हैं चेंज, ठीक है, ये एंगल कितना चेंज हुआ है उस चीज के बारे में भी हम देखेंगे। तो जो हमारा अगर केपी की वैल्यू इवेल्युएट होती है, दैट इज कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। अभी मैं इस चीज को आपसे इवेल्युएट करवाऊंगा। तो अल्फा जो एंगल है, जो शॉर्ट पिच एंगल है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज। अगर हम कंसिडर कर लें अप्रोक्सीमेटली 13 डिग्रीज अगर चेंज आया है, तो कॉस ऑफ अल्फा 2 दैट इज 15, cos of 15 this value is approximately 0.98 या 0.96 कुछ इस अराउंड होती है। तो पॉइंट्स में इस वैल्यू का चेंज आना, दैट इज वेरी ऑलमोस्ट वेरी नेग्लिजिबल टू अस, ठीक है। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, फायदा हमें बहुत मिला। पहली चीज हमने कॉपर सेविंग बहुत अच्छे अमाउंट में कर रही, क्योंकि ये तो केवल एक ही कॉइल, एक ही ये कह लो साइड कंडक्टर है। लेकिन अगर आपके पास मान लो एक ही स्लॉट के अंदर 50 कंडक्टर्स हैं, तो 50 बार इतने कंडक्टर की सेविंग होगी बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए भी हम वाइंडिंग को शॉर्ट पिच करते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स वी विल डिस्कस दिस पॉइंट एज वी प्रोसीड, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो ये पार्ट भी अपने आप डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये इवेल्युएट कैसे हुआ, Kp इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा बाय 2, क्योंकि आपको इवेल्युएट ये करना है, ठीक है। तो इसकी ईएमएफ वैल्यू अगर आप देखो, दिस इज माय अल्फा, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, तो दिस एंगल इज कॉस ऑफ अल्फा बाय 2, दिस एंगल इज सॉरी अल्फा बाय 2, एग्जैक्टली हाफ होंगे, ठीक है। तो दिस एंगल इज अल्फा बाय 2 एंड दिस एंगल इज अल्फा बाय 2। अगर मैं इस चीज को सबटेंड करूं, दिस विल बी बाय EC1 cos ऑफ अल्फा बाय 2। सिमिलरली इसका एंगल ऑन दिस विल बी cos ऑफ EC2 cos ऑफ अल्फा बाय 2, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू जो EC वैल्यू होगी, दैट विल बी EC1 प्लस ऑफ EC2 फेजरली, ठीक है। एंड अगर मैथमेटिकली अगर हम इवेल्युएट करें, मैथमेटिकली वैल्यू क्या आ जाएगी, EC1 प्लस EC2 डायरेक्टली। लेकिन अगर फेजरली अगर हम ऐड करें फेजर वैल्यूज को, तो दैट विल बी EC1 cos अल्फा बाय 2 प्लस EC2 cos अल्फा बाय 2। अगर मैं EC1 और EC2 सेम मान लेता हूं, तो दैट इज इक्वल टू EC cos ऑफ अल्फा बाय 2, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास ये फेजर था, दिस इज माई EC, दिस इज माई EC1, दिस इज माई EC2। अगर मैं इस चीज को सबटेंड करूं, दिस वाज माई एंगल ऑफ अल्फा, दिस वाज अल्फा बाय 2, दिस वाज आल्सो अल्फा बाय 2। ये हमारे पास इस चीज को मैं इस पे पोर्ट्रे कर रहा हूं, दिस इज माई परपेंडिकुलर एंगल। तो ये बन जाएगा EC1 cos ऑफ अल्फा बाय 2। सिमिलरली ये एंगल रहा आपके पास, दिस इज माई हाइपोटेन्यूज, दिस इज माई बेस।
तो ये बन जाएगा EC 2 cos ऑफ अल्फा बाय 2। तो EC की वैल्यू इज इक्वल टू EC 1 cos ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस EC 2 cos ऑफ अल्फा बाय 2 विच इज इक्वल टू ट्वाइस EC। अगर मैं इन दोनों को सेम मानता हूं तो cos ऑफ अल्फा बाय 2। एंड अगर मैं इस वाइंडिंग को फुल पिच वाइंडिंग कंसीडर करूं, फुल पिच वाइंडिंग के केस में F शॉर्ट पिच, S लिख लेते हैं सिंपली, EC S, EC F। तो EC फुल पिच वाइंडिंग के लिए क्या बन जाएगा हमारे पास, EC1 प्लस EC2 और सिंपली ट्वाइस ऑफ EC। अगर मैं दोनों EMF सेम मानता हूं तो व्हाट विल बी माय KP और KC, that is short pitch winding upon full pitch winding, that is twice of EC cos of alpha by 2 upon twice of EC simply। तो EC से EC कैंसिल हो गया तो KP की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई, that is cos of alpha by 2। यही चीज मैंने आपको यहां लिखी थी, ठीक है। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गया सभी को? If you need any discussion regarding this, kindly let me know. Clear sir। ये चीज क्लियर हो गई सभी को कि हमने क्या किया, कैसे किया, क्यों हमने शॉर्ट पिच किया, why we short pitch the winding, why we short pitched the winding, जी बताए बेटा। आपके पास पूरा थियोरेटिकल चीज मैंने भेजी हुई है एंड ओनली द डिस्कशन पार्ट वाज रिमेनिंग। मैं वही चीज आपको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस भी दी हुई है। एडवांटेजेस क्या है, कंडक्टर सेविंग करता है, दूसरी क्या है, हार्मोनिक्स या डिस्टॉर्शन को एलिमिनेट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। लिखी हुई है ये चीजें, एडवांटेजेस इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हमारे पास आया है KP। अब हम इवैल्यूएट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी कि KD। व्हाट इज KD इक्वल टू, KD डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। मैं कंसीडर करता हूं मेरे पास वाइंडिंग है, ठीक है। ठीक है, मैंने इंटायर वाइंडिंग क्या किया, इस पेरीफेरी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। लेट अस कंसीडर एक फेज मैंने 3 पार्ट या 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दिस इज माय द 4, एक तरह से कह लो कि 4 कॉइल्स होंगी। ये नॉर्थ मतलब डॉट नोटेशन वाली कॉइल्स और ये क्रॉस नोटेशन वाली कॉइल्स, यानी कि यहाँ आउटवर्ड्स आ रहा है करंट, यहाँ पे करंट इनवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना दिया डायग्रामेटिकली। दिस इज माय स्टेटर, ठीक है। रोटर कहीं अंदर होगा जो रोटेट मूव कर रहा होगा। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास जो रोटर है वो 4 पोल टाइप का रोटर दे दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा स्पाइडर बना होगा, मैं तो आपके पास रफ रिजेम्बलेंस बना रहा हूं कि कैसा है, ठीक है। आपने इस रोटर पे फ्लक्स डेवलप कर दिया ऑफ नेचर 5, NS पोल्स लगे हुए हैं, NS इस तरीके से पोल्स लगे हुए हैं। अब आपने क्या किया, सिंस यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द वाइंडिंग, हमने क्या किया 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूट किया। बट अगर स्लॉट्स ज्यादा होंगे तो कोशिश कर सकते हैं कि हम 4 स्लॉट्स में भी इस वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्लॉट्स पर पोल पर फेज अवेलेबल, ठीक है। तो यहां पे हम चीज क्या करते हैं, जब वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सबसे पहली चीज हमारी प्रायोरिटी रहती है,
क्यों? क्योंकि अगर हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मेरी एक साइड की वाइंडिंग ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो ईएमएफ ज्यादा होगा एक में। तो इस तरीके से हम वाइंडिंग को बनाते हैं कि वाइंडिंग हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ स्लॉट्स हर फेज में आए, ठीक है। एंड मोर ओवर अगर 3 इधर फेजेस हैं तो 3 ही इधर होने चाहिए, ऐसा ना हो 4 इधर कर दिए 2 इधर कर दिए, इस तरीके से भी नहीं कर सकते। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज का जरूरी है ताकि वाइब्रेशंस मशीन में मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर पे टॉर्क ज्यादा होगी, इधर पे टॉर्क कम होगी, ठीक है। तो इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने वाइंडिंग को। अब जब मैंने वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहां जो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, यहां जो कंडक्टर्स हैं एक एंगल से चेंज हैं, ठीक है, यानी कि इन कंडक्टर्स में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो होगी टेंजेंशियल टू दिस। यहां पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी दैट विल बी टेंजेंशियल टू दिस, जबकि यहां पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी दैट विल बी टेंजेंशियल टू दिस। इसी तरीके से यहां पे टेंजेंशियल, यहां पे टेंजेंशियल, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस इज माय EC1, दिस इज माय EC, या कुछ अलग नोटेशन लेते हैं। लेट अस कंसीडर EA1, दिस इज EA2, दिस इज EA3 एंड दिस बी EA4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 4 EMF प्रोड्यूस हो गई इन वन फेज इटसेल्फ, यानी कि पहले वायर यहां से गया, यहां आया, देन यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, इस तरीके से वाइंडिंग हमने करी बैकवर्ड्स। अब इससे क्या हुआ, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होनी थी वो कुछ इस फेजेस में प्रोड्यूस हुई। तो एग्जैक्टली ईएमएफ प्रोड्यूस कहां होगी, इन द फेज, द टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस विल बी EC, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, द टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस्ड विल बी EC, ठीक है। इतना समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या कर सकते, क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन से, ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस इन दिस पार्ट विल बी डिफरेंट, दिस पार्ट विल बी डिफरेंट, दिस पार्ट विल बी डिफरेंट, दिस पार्ट विल बी डिफरेंट। तो एंड द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड विल बी टेंजेंशियल टू द रेडियस, ठीक है, हमेशा याद रखना इट विल बी टेंजेंशियल टू द रेडियस। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस अलग अलग हुआ। अब अगर ये एक ही स्लॉट के अंदर होते तो यहां पे भी ये ईएमएफ, यहां पे मतलब यहां पे भी ये वाला ईएमएफ, यहां पे तो यही रहता, यहां पे भी यही रहता, यहां पे भी यही रहता, यानी कि 4 बार यही ईएमएफ ऐड हो जाता, ठीक है, विच विल बी ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड कंपेयर टू दिस। तो इसलिए केडी क्या है, द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड व्हेन द वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, दैट इज EC अपॉन, या ये EC कह लो एक तरह से, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज EA1 प्लस EA2 प्लस EA3 प्लस EA4 विद देयर फेजर, ठीक है, अपॉन ओनली द मैग्नीट्यूड पार्ट, EA1 प्लस EA2 प्लस EA3 प्लस EA4, ठीक है। और नीचे वाले को हम सिंपली लिख सकते हैं एज, कितने स्लॉट्स थे, m स्लॉट्स हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि देयर आर m स्लॉट्स, तो दैट इज m मल्टीप्लाइड बाय द EMF प्रोड्यूस्ड इन EC, EA2, ठीक है। 4 हैं तो सिंपली m है, m जितने होंगे m से इक्वेट कर दिया, दैट इज स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ठीक है। तो m क्वांटिटी यहां पे इवेल्युएट हुई, तो m को हम कहते हैं एज स्लॉट्स पर पोल पर फेज। बाद में आपके पास एक टर्म और आएगी दैट विल बी इक्वल टू n, दैट इज इक्वल टू स्लॉट्स पर पोल, ओनली एंड ओनली स्लॉट्स पर पोल, ठीक है। बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे एग्जैक्टली। अभी फिलहाल आपको जो याद रखना है दैट इज m, दैट इज स्लॉट्स पर पोल पर फेज। एक फेज के अंदर, एक पोल के अंदर
कितने स्लॉट्स आते हैं, ठीक है, यानी एक फेज में कितने पोल्स हैं, ठीक है, एंड उनमें से एक पोल के अंदर कितने स्लॉट्स हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर हमारे पास 3 फेजेस हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स अगर मैं मान लेता हूं 36 का मेरा रोटर है, तो 36 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 36 को डिवाइड कर देता हूं 3 से, कितना आ जाएगा, 12 स्लॉट्स हो गए मेरे पास। तो 12 स्लॉट्स मेरे एक फेज के अंदर होंगे, ठीक है। स्लॉट्स में से मैंने क्या किया, अब इक्वल होंगे नॉर्थ, इक्वल होंगे साउथ, तो कितने हो जाएंगे, डिवाइड बाय 2, दैट इज 6, ठीक है। 6 मैं क्या किया, 3 एक साइड, 3 में से भी मैंने क्या किया, 3 अलग रख लिए, 3 रख लिए 2 सेट बनाने के लिए। तो इस तरीके से m की वैल्यू चेंजेस विद द स्लॉट रेशियो, ठीक है। इट डिपेंड्स कितने पोल्स होंगे, वो सारी चीजें आती हैं। तो अब हमें इवेल्युएट क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना है ये पार्ट, ये तो हमें पता है, ठीक है। इस पार्ट को इवेल्युएट करने के लिए हम इस फेजर पे दोबारा आते हैं। मैं डायग्राम थोड़ा सा नीटली बनाता हूं। जरूरी नहीं है कि डायग्राम सेम ही हो, वैसा हो, लेकिन हाँ लुक लाइक हो सकता है। ये मान लेते हैं मेरा सेंटर है रोटर का, लेट अस कंसीडर दिस इज ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब these are all dashed things are my radius, ठीक है। अब this is my EA1, this is EA2, this is EA3 and this is EA4, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनका एग्जैक्टली मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट निकालने का रीजन क्या है, वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस एक्सिस पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉज। एंड इसका भी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया इस पूरे ईएमएफ का, तो वो मेरा कहीं यहां आया। लेट अस दिस पॉइंट इज एन एंड दिस पॉइंट बी एम, ठीक है, दिस इज ओ। तो मुझे किसी तरीके से क्या निकालना है, इवेल्युएट करना है ए बी, ठीक है, अपॉन, सॉरी बताता हूं, हमें किसी तरीके से क्या निकालना है, m टाइम्स ए बी, दिस इज माई दिस पार्ट, एंड इसके लिए मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, दैट इज ए ई, यही चीज निकालनी है एग्जैक्टली। अगर मैं देखूं ए ई क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए एन, यहां से यहां तक एंड यहां से यहां तक इक्वल है, एंड दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट, इक्वल है, तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल है, तो ए एन इज इक्वल टू एन ई, यहां लिख दिया ट्वाइस ऑफ ए एन, एंड ए बी क्या है, इज ट्वाइस ऑफ ए एम, ठीक है। तो केडी कैसे हो जाएगा इवेल्युएट, केडी इवेल्युएट हो जाएगा सिंपली ट्वाइस ऑफ ए एन अपॉन m multiplied by twice of am, ठीक है, और सिंपली दिस पार्ट, ठीक है। तो इस चीज an कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक, ठीक है, दिस इज माय परपेंडिकुलर, an कैसे निकलेगा, देखो दिस इज माय रेडियस, अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करूं, ये परपेंडिकुलर है ए एन, ठीक है, क्लियर, एंड दिस एंगल, लेट अस कंसीडर दिस एंगल स्लॉट सबटेंड कर रहा है एंगल बीटा, एंड दिस इज ऑल्सो माई बीटा, दिस इज ऑल्सो माई बीटा, एंड दिस इज ऑल्सो माई बीटा। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, अगर m स्लॉट्स हैं तो m टाइम्स बीटा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, m बीटा बाय 2,
ठीक है, तो ये एंगल आपको पता है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज माय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, साइन फंक्शन, साइन ऑफ m बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है an अपॉन बेस क्या है OA। ठीक है, तो an की वैल्यू हमें कैसे मिल गई, इज इक्वल टू OA साइन ऑफ m बीटा बाय 2, यहां से मिल गई हमें OA की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये छोटा सा ट्राइंगल कंसीडर करूं AMO, ट्राइंगल AMO, सिमिलरली इस केस में क्या हो जाएगा, दिस इज माय परपेंडिकुलर, नजर नहीं आ रहा है लेकिन दिस विल बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब दिस, ये जो एंगल है परपेंडिकुलर है, ये एंगल आपके पास बीटा बाय 2 हो गया। ठीक है, तो बीटा बाय 2 ये एंगल हो गया, ये हमारे पास AM हो गया, ये हमारे पास OA हो गया। तो साइन ऑफ बीटा बाय 2 अगर हम इवेल्युएट करें, साइन ऑफ बीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू AM अपॉन OA। ठीक है, तो AM की वैल्यू हमें मिल गई एज OA साइन ऑफ बीटा बाय 2। ये दोनों वैल्यू आपको यहां रखनी है सिंपली। KD क्या है, AN हमने यहां निकाला था OA साइन M बीटा बाय 2, दैट इज OA साइन ऑफ M बीटा बाय 2 अपॉन AM। AM क्या चीज है, दैट इज OA साइन ऑफ बीटा बाय 2। OA से OA कैंसिल एंड हेंस जो फॉर्मूला आया है डिवाइस होके, दैट इज KD इज इक्वल टू साइन ऑफ M बीटा बाय 2 अपॉन M साइन बीटा बाय 2। ठीक है, इज इट क्लियर। डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपके पास अवेलेबल है ये चीजें। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जैसे ही ये हो जाएगी आई विल बी फ्लरिशिंग यू, ताकि आप दोबारा दोबारा भी देखना चाहो तो दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, एनी क्वेरीज फ्रॉम योर एंड। नो सर। ठीक है, अब देखो EMF इक्वेशन फाइनली है क्या, ERMS will be equal to 4.44 kc into kd into 5 f tph, ये फाइनल इक्वेशन होती है हमारे पास, जहां पे आपने kc और kd कांस्टेंट्स भी इवेल्युएट कर लिए। ठीक है, दिस इज माय फाइनल EMF इक्वेशन फॉर एनी अल्टरनेटर। ठीक है, तो विद दिस हमने EMF इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस कैन बी सॉल्व्ड इन द अपकमिंग लेक्चर्स। अगर किसी को कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस फेजर और एनी अदर फेजर, ही और शी कैन आस्क। ठीक है, चलिए।